ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अकाउंट्स में। ये हमारे सम्स वाले पेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में मैं पार्ट 1 वीडियो लेक्चर बना चुका हूं। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो लेक्चर होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि उल्टा स्टार्ट करना, और यहाँ पे हम लोग उल्टा स्टार्ट करके ये टैक्स वाली एडजस्टमेंट हो गई हमारी। स्टॉक एंड ट्रेड हो गया, गुडविल हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, मशीनरी हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है, मैं बैंक ओवरड्राफ्ट से लेकर एक बार फिर से समझाना शुरू करता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 2,40,000। बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस पीछे दिया हुआ 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ 2,40,000। तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये 1,40,000 रुपए बढ़ गया। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया तो हम इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो में लिखेंगे। ठीक है, पहले मैं आंसर लिखता हूँ। 1,40,000 1,40,000 जो बढ़ गया, तो मैं सेक्शन सी में जाऊंगा फाइनेंसिंग में। ये सेक्शन सी है हमारा। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा 1,40,000 रुपए बढ़ गया, मतलब एक तरीके से हमने बैंक से लोन लिया, और बैंक से लोन लिया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो 1,40,000 बैंक बैलेंस इंक्रीज, कैश इनफ्लो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 1,40,000। दुनिया भर के ऑथर्स ने क्या किया है, हम भी ऐसा ही करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट को इस चैप्टर में बैंक लोन कंसिडर किया है। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ जाए मतलब पैसा आया, मतलब सेक्शन सी में इनफ्लो, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो जाए तो सेक्शन सी में आउटफ्लो, मतलब हमारा पैसा गया। वैसे आप देखने जाओ तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आना चाहिए या वर्किंग कैपिटल में आना चाहिए। ये करंट लायबिलिटी होती है, बट बुक वालों ने इसको कहाँ पे लिखा है? बुक वालों ने इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखा है। तो 1,40,000 बढ़ गया तो सेक्शन सी में इनफ्लो। अब मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत रूल्स लिख के रखे हैं, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। पहला रूल, ये बहुत काम आएगा। दुनिया का कोई भी रिजर्व हो उसका क्रेडिट बैलेंस ही होता है। रिजर्व्स का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, डेबिट साइड पे माइनस। जब भी हम किसी रिजर्व में पैसे डालते हैं, अमाउंट पुट इन टू एनी रिजर्व, जब भी हम किसी रिजर्व में पैसे डालते हैं तो रिजर्व क्रेडिट होता है, और जब भी हम किसी रिजर्व में से पैसे निकालते हैं, अमाउंट टेकन आउट ऑफ एनी रिजर्व, किसी भी रिजर्व में से पैसे निकालते हैं तो रिजर्व डेबिट हो जाता है। तो ये हो गया रिजर्व्स, क्रेडिट साइड पे प्लस, डेबिट साइड पे माइनस। फिर मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट का रूल लिख के रखा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज कंसीडर्ड इन दिस चैप्टर एज बैंक लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट शुड बी कंसीडर्ड एज बैंक लोन एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया तो फाइनेंसिंग में इनफ्लो, मतलब सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, फाइनेंसिंग में इनफ्लो। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया, डिक्रीज, यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए डिक्रीज। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो सेक्शन सी में आउटफ्लो, पैसे हमारे चले जाएंगे। ठीक है, फिर डिवेंचर्स की भी पॉइंट आएगी। यहाँ पे थियरी पे भी मैंने लिख के रखा है। पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दूं डिवेंचर का, फिर ये रूल्स भी बता दूं। ये सारे रूल्स आप थियरी वाले पेज में लिखोगे। अब हम डिवेंचर्स की पॉइंट पे आ गए। देखो, हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे पहुंचे थे बैंक ओवरड्राफ्ट पे। ये 1,40,000 बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया तो हमारे पास पैसा आया होगा। इसके बाद डिवेंचर्स है। डिवेंचर्स में ओपनिंग में भी 9 लाख है और क्लोजिंग में भी 9 लाख है, मतलब नो इंक्रीज और डिक्रीज। डिवेंचर्स में अगर इंक्रीज हो जाए, अगर डिवेंचर्स बढ़ जाए तो हमने इश्यू किए होंगे, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो। और अगर डिवेंचर्स कम हो जाए तो हमने डिवेंचर्स को रिडीम किया होगा, मतलब फाइनेंसिंग में आउटफ्लो। बढ़ जाए डिवेंचर्स तो इनफ्लो फाइनेंसिंग में, कम हो जाए डिवेंचर्स तो आउटफ्लो फाइनेंसिंग में। इस क्वेश्चन में ओपनिंग में 9 लाख है, क्लोजिंग में 9 लाख है। ठीक है, तो आपको डिवेंचर्स ना आपने इश्यू किए ना आपने रिडीम किए। अब यहाँ पे लिखा है 12% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये 12%, इसको मैं मेरी भाषा में हिडन एडजस्टमेंट बोलता हूँ। जैसे हमारे लास्ट ईयर अकाउंटेंसी में फाइनल अकाउंट चैप्टर होता था, तब ये 12% दिया हुआ होता था, तो हम कंपलसरी उसका इंटरेस्ट निकालते ही थे। तो फिलहाल मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर फिलहाल मैं इतना बता रहा हूँ कि जो 12% है वो कौन से वाले 9 लाख पे निकालना है, ओपनिंग वाले 9 लाख पे निकालना है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बहुत डिटेल में जब आएगा तब बताऊंगा। फिलहाल दोनों 9 लाख है, तो आप कौन से वाले 9 लाख पे 12% निकाल रहे हो? आप ओपनिंग वाले 9 लाख पे 12% निकाल रहे हो। ठीक है, ये नोट कर लेना कहीं पे। तो 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, ये होता है 1,08,000। कितना? 1,08,000। इसको मैं हिडन एडजस्टमेंट बोलता हूँ। और हिडन एडजस्टमेंट के भी दो इफेक्ट्स होते हैं, मैं धीरे धीरे जाता हूँ। ये क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी हुई है ओपनिंग और क्लोजिंग, मैं क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट को, जो क्वेश्चन में दो बैलेंस शीट दी होती है ओपनिंग और क्लोजिंग, इसको मैं मेरी भाषा में ट्रायल बैलेंस बोलता हूँ। और मैं बोलता हूँ ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट।
खैर इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स जो है 9 लाख ये कहीं पे लिखने नहीं है, ना बढ़ा ना कम हुआ, ये कहीं पे लिखना नहीं है। 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा, 9 लाख का 12% होगा 1,08,000, वो हिडन एडजस्टमेंट है 1,08,000, उसके हम 2 इफेक्ट करेंगे। इसके बारे में मैंने रूल्स लिख के रखे हैं, सुनते रहो। ये थियरी वाले पेजेस। सबसे पहली बात, डिबेंचर हमारी लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म डेट्स बोलते हैं। डिबेंचर जो है हमारी लायबिलिटी है, ये लॉन्ग टर्म डेट होता है हमारा, ठीक है। अगर डिबेंचर्स बढ़ गया, ये सब थियरी वाले पेज है, इंक्रीज इन डिबेंचर्स हुआ तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो, मतलब सेक्शन सी में इनफ्लो। अगर डिबेंचर्स कम हो गया तो सेक्शन सी में आउटफ्लो, पैसे गए हमारे। तो डिबेंचर्स बढ़ते हैं तो पैसे आएंगे, सेक्शन सी में इनफ्लो। डिबेंचर्स कम हो गए तो पैसे जाएंगे। फिर ये परसेंटेज वाली बात, अगर आपको परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज गिवन, इफ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट is given on debentures, then we should calculate interest on debenture and record the two effects of interest on debentures. और वो टू इफेक्ट्स क्या होते हैं? वो टू इफेक्ट्स ये हैं, लेकिन ये टू इफेक्ट्स याद करने से पहले आप इसकी जर्नल एंट्री याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छा। ये टू इफेक्ट्स याद करने से पहले आप ये वाली जर्नल एंट्री याद कर लो। जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करेंगे तो हमारी जर्नल एंट्री जो हमने लास्ट ईयर से लेकर अकाउंटेंसी में सीखी है कि कोई भी खर्चा हम पे करते हैं, कोई भी खर्चा हम पे करेंगे, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा एक्सपेंस है हमारी कंपनी के लिए। अब सीधी बात है, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, और बैंक बैलेंस डिक्रीजेस, हमारे पैसे गए। ये जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करने की। इसको कैश फ्लो चैप्टर में कैसे लिखना है, तो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा एक्सपेंस है, उसका पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, मतलब एड एक्सपेंसेस, मतलब सेक्शन ए का पार्ट 2। मैं ऐसे बोलता हूं कि सेक्शन ए में 4 पार्ट्स होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे लिए एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। अब मैंने क्या किया, सेक्शन ए के 4 पार्ट बनाए। पार्ट 1 डर्ट फॉर्मेट, पार्ट 2 एक्सपेंस और इनकम, पार्ट 3 वर्किंग कैपिटल, पार्ट 4 पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो जो एक्सपेंस और इनकम है वो मेरे सेक्शन ए के पार्ट 2 में आते हैं। तो वहां पे हो गया ऐड, पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड मतलब डेबिट। एंड दूसरा इफेक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब सेक्शन सी, सेक्शन सी में हो जाएगा ये क्रेडिट, क्योंकि हमारे पैसे गए। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है 1,08,000, ये हम लोग पे करेंगे। अभी हम इसके 2 इफेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डेबिट कहां पे करूंगा मैं? सेक्शन ए के पार्ट 2 में। और क्रेडिट कहां पे करूंगा मैं? फाइनेंसिंग में। मैं दिखा देता हूं आपको दोनों इफेक्ट। ये हमारा सेक्शन ए का एड एक्सपेंसेस, सेक्शन ए का एड एक्सपेंसेस, ये सेक्शन ए का पार्ट 2 है। इसमें एड एक्सपेंसेस में मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,08,000, ये डेबिट वाला इफेक्ट हुआ, मतलब एड वाला इफेक्ट हुआ। तो यहाँ पे हुआ डेबिट तो बैंक में होगा क्रेडिट। यहाँ पे हुआ डेबिट 1,08,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो बैंक में होगा क्रेडिट। कौन सी बैंक? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में आउटफ्लो, ये सेक्शन सी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें मैंने आउटफ्लो में लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1,08,000, तो पीएनएल में हुआ डेबिट और फाइनेंसिंग में क्रेडिट। इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं, और हिडन एडजस्टमेंट के भी 2 इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, इफ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज गिवन, देन वी शुड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड रिकॉर्ड 2 इफेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये उसकी जर्नल एंट्री और ये उसके 2 इफेक्ट्स। हो गया पूरा, ठीक है। आगे बढ़े। ये जो नीचे मैंने लिख के रखा है ये फिलहाल अभी नहीं, बाद में वक्त आने पर समझाऊंगा ये क्या लिखा हुआ। आगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया। अब एक बार रफली बता देता हूं, ये 9 लाख सेम था, मतलब ना डिबेंचर इश्यू हुए ना रिडीम हुए। बाकी 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के मैंने 2 इफेक्ट कर दिए। इसके बाद लिखा हुआ सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ओपनिंग में 1 लाख में देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, ध्यान से देखो, ब्रैकेट मतलब नेगेटिव मतलब माइनस मतलब लॉस, और क्लोजिंग में 4 लाख प्लस मतलब प्रॉफिट। अब ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला लाइन होता है, इंक्रीज इन प्रॉफिट बोलते हैं इसको। तो साल के शुरू में 1 लाख रुपए लॉस था, साल के अंत में 4 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया। मैं एक डायग्राम बना के बताता हूं आपको वर्किंग नोट्स में। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं तो जैसे आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आए। ये हमारा साल के शुरू में ओपनिंग बैलेंस में 1 लाख रुपीज हमारा लॉस था, 1 लाख रुपीज हमारा लॉस था, और साल के अंत में क्लोजिंग बैलेंस में हमारा 4 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना हुआ? अगर आप एक सीधा सीधा नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो समझ में आएगा। ये समझो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, ये एक मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की,
अब साल के शुरू में 1 लाख रुपए लॉस था, दिमाग लगाओ, साल के शुरू में 1 लाख रुपए हमारा लॉस था और साल के अंत में 4 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे बीच में आएगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। अगर आपने कभी नहीं सुना हो, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। एक हमारे बिजनेस में ब्रेक इवन पॉइंट होती है व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस बीच में आएगा, मतलब जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, ये वाला, ठीक है, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। अब क्या होगा, साल के शुरू में 1 लाख रुपए लॉस था, दिमाग लगाओ, साल के शुरू में, एक मिनट, साल के शुरू में 1 लाख रुपए लॉस था और साल के अंत में 4 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया। तो 1 लाख रुपए लॉस से लेकर 4 लाख रुपए प्रॉफिट तक, ठीक है, मतलब -1 लाख से लेकर -1 लाख से लेकर 4 लाख रुपीज प्लस तक, तो हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ा? अब मैं आंसर बोलता हूं, हमारा प्रॉफिट 5 लाख रुपए बढ़ गया। पहले -1 लाख से 0 तक 1 लाख बढ़ा, फिर 0 से लेकर 4 लाख तक 4 लाख और भी बढ़ गए। तो अगर आप अपने दिमाग में ये नंबर लाइन बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपए इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन प्रॉफिट इज 5 लाख। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेक्शन ए का पहला लाइन होता है, इंक्रीज इन प्रॉफिट, क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल। तो क्लोजिंग पीएनएल है 4 लाख, क्लोजिंग पीएनएल है 4 लाख, 4 लाख माइनस 4 लाख माइनस माइनस 1 लाख, क्योंकि ओपनिंग में 1 लाख लॉस है, तो 4 लाख माइनस माइनस प्लस 1 लाख, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट आएगा 5 लाख। ये सेक्शन ए का पार्ट 1। और आगे बढ़ते हैं, और आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम लोग, मैंने उल्टा स्टार्ट किया था पूरा, आप भी ऐसा ही करना है, सरप्लस वाला हो गया और उल्टा जाते हैं। इसके बाद दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्वेश्चन में ओपनिंग दिया हुआ है 1,20,000, ओपनिंग दिया हुआ 1,20,000 और क्लोजिंग दिया हुआ 1,80,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 120 और 180, सुनना ध्यान से, 120 और 180 ये हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट की लास्ट लाइन में आता है, 120 एंड 180। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मैं फिलहाल 120 ब्रैकेट में लिखता हूं, बाद में और डिटेल में लिखूंगा। ओपनिंग 120 है, क्लोजिंग 180 है, क्योंकि और भी इसमें मेरे को एक दो चीजें प्लस माइनस करनी है। तो ओपनिंग इज 120, क्लोजिंग इज 180। मैंने जानबूझ के इसको आउटर कॉलम में नहीं लिखा है क्योंकि अभी और भी एक दो चीजें प्लस माइनस करना बाकी है। ओपनिंग वाला ओपनिंग में लिखा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में लिखा, इन शॉर्ट। आगे इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में नोट नंबर 7 दिया हुआ है, मतलब हमने इसको नोट नंबर के अंदर सॉल्व कर दिया होगा, हमने उल्टा स्टार्ट किया है। जो नोट नंबर 7 था हमारा, ये इन्वेंट्री, उसके अंदर स्टॉक एंड ट्रेड था, इसमें 90,000 से 214 हो गया था, मतलब 1,24,000 इंक्रीज हुआ था। तो इन्वेंट्री मतलब करंट एसेट, करंट एसेट में उल्टा रूल होता है, तो 1,24,000 इंक्रीज हो गया तो हम कर देंगे डिक्रीज, मतलब वर्किंग कैपिटल में लेस। तो ये 1,24,000 मैं लिख चुका हूं। मेरे कहने का मतलब है जो भी जहां पे भी नोट नंबर लिखा हुआ है वो हमने सॉल्व कर दिया है। सारे नोट्स हमने उल्टा, ये सारे नोट्स हैं, ये हमने पहले ही सॉल्व कर दिए हैं। तो जिसमें भी नोट नंबर लिखा हुआ है वो हमारा ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो इन्वेंट्री सॉल्व किया हुआ है। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट जो होता है ना बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आता है। करंट इन्वेस्टमेंट 120 और 2 लाख, ओपनिंग है 120, क्लोजिंग है 2 लाख। मैं सारे नाम लिख के देता हूं, 120 और 2 लाख। तो ओपनिंग वाला 120 है और क्लोजिंग वाला 2 लाख है। ये ओपनिंग वाला है 120 और क्लोजिंग वाला है 2 लाख। अब ये आ गया हमारा करंट इन्वेस्टमेंट। मैं लिख के देता हूं कि करंट इन्वेस्टमेंट थियरी वाले पेजेस में, यहाँ चलो यहाँ पे लिख देता हूँ थियरी पेजेस, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड्स, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, इंक्लूड्स फर्स्ट ए पॉइंट कैश बैलेंस, बी पॉइंट बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, फिर ये जो करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है बेटा, करंट या शॉर्ट टर्म एक ही बात होती है। करंट इन्वेस्टमेंट बोलो आप उसको, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलेंगे तो भी चलेगा, या आप इसको करंट बोलो, शॉर्ट टर्म बोलो, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलो, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये सब एक ही बात है। ये सब हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आता है, ठीक है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो मैंने करंट इन्वेस्टमेंट को
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर प्लस कर दिया, ओपनिंग वाला 120 ओपनिंग में प्लस किया, ये वाला क्लोथिंग वाला 2 लाख क्लोथिंग में प्लस किया, इसलिए मैं इनको इनर कॉलम में लिख रहा था पहले। आगे इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखें, उल्टा रिवर्स में। इसके बाद आपको दिया हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसके सामने कोई नोट नंबर नहीं है, मतलब ये बाकी है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है ये हमारा बाकी है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग है 45,000, क्लोजिंग है 1 लाख, 45 और 1 लाख मतलब बढ़ गया, ठीक है। 45 और 1 लाख, बेटा 45,000 भी हमारे काम का नहीं है, 1 लाख भी हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? दोनों का डिफरेंस हुआ 55,000। 50 जो दोनों का डिफरेंस होता है ना, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता है, दोनों का डिफरेंस आता है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 55,000 रुपीज बढ़ गया, ये आएगा सेक्शन बी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो क्यों बढ़ गई? ओपनिंग था 45, पीछे वाला अमाउंट, ओपनिंग था 45, क्लोजिंग है 1 लाख, तो 55,000 की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमने खरीदी होगी, खरीदी होगी तो पैसे जाएंगे, मतलब 55,000 सेक्शन बी में आउटफ्लो, ये सेक्शन बी में 55,000 मैं लिखूंगा आउटफ्लो में, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो, क्योंकि 55,000 का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो हमने खरीदा होगा, खरीदा होगा तो पैसे जाएंगे, 55,000 डन। 55,000 दोनों का डिफरेंस था, ये रहा 45 और 1 लाख का डिफरेंस। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट है, नोट नंबर 6 है, मतलब हमने सॉल्व कर दिया होगा नोट्स में। इसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नोट नंबर 5 है, मतलब हमने उसको नोट नंबर 5 में ऑलरेडी उल्टा सॉल्व किया है, तो सॉल्व हो गया है। नोट नंबर छोड़ते जाओ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट नंबर लिखा हुआ है, छोड़ दो। शॉर्ट टर्म बोरिंग में नोट नंबर लिखा हुआ है, छोड़ दो, नोट्स हमारे सॉल्व हो गए हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 2 नोट नंबर हो गया है हमारा सॉल्व। रिजर्व नोट नंबर 1 नोट हो गया है सॉल्व। बाकी बचा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस है 8 लाख, ओपनिंग बैलेंस है 8 लाख और क्लोजिंग है 10 लाख, तो 2 लाख रुपए का हमने शेयर कैपिटल हमारा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ऑब्वियसली इश्यू किया होगा। इसमें नोट नंबर नहीं है बेटा, शेयर कैपिटल में नोट नंबर नहीं है, मतलब सॉल्व करना बाकी है। तो 2 लाख रुपए का हमारा शेयर कैपिटल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने इक्विटी शेयर्स इश्यू किए होंगे। अब इक्विटी शेयर इश्यू किए होंगे तो पैसा आएगा, दिमाग लगाओ, ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है ना तो पैसा आता है, और एसेट बढ़ता है तो पैसा जाता है। तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ गई, तो 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर हमने इश्यू किए होंगे तो पैसा आएगा। इक्विटी शेयर आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग में इनफ्लो, तो 2 लाख रुपए सेक्शन सी में इनफ्लो, ये सेक्शन सी, सेक्शन सी में मैं लिखूंगा 2 लाख रुपए हमारे पास पैसे आए, तो मैं लिखूंगा इश्यू ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ सिंपल क्योंकि बताया हुआ नहीं है इक्विटी शेयर है कि प्रेफरेंस शेयर्स है, तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब इसमें इक्विटी भी आ गया, प्रेफरेंस भी आ गया। अब मैं इसको टैली और बैलेंस करूंगा, देखते हैं एक एक करके। बस बाकी तब उल्टा सॉल्व हो गया, पूरा उल्टा सॉल्व हो गया, एडजस्टमेंट हो गई, नोट्स हो गए, है ना, ये सारे बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को टैली करने से पहले, कैश फ्लो स्टेटमेंट को टैली करने से पहले हमारे जो नीचे नीचे वर्किंग नोट्स बनाए हुए हैं सारे, पहले उनको टैली करते हैं, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये वर्किंग नोट्स में जो छोटे छोटे अकाउंट्स थे, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हमारा टैली हो गया है, स्टॉक हमारा टैली हो गया है, गुडविल, गुडविल 58 और 46, 12,000 रुपए गुडविल कम हो गया, कम हो गया तो हमने क्या किया होगा, राइट ऑफ किया होगा। गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट है, सेक्शन बी में, सॉरी, बढ़ जाए तो पैसे पे किए होंगे, कम हो जाए तो राइट ऑफ किया होगा। मैंने थियरी वाले पेजेस में गुडविल के रूल्स बताए हैं। गुडविल यहाँ पे कम हो गया, कितना कम हो गया, 12,000, मतलब हमने राइट ऑफ किया होगा, राइट ऑफ किया होगा मतलब पीएनएल में डेबिट, तो गुडविल पीएनएल में डेबिट होगा। सेक्शन ए का पार्ट 2, ये गुडविल रिटर्न ऑफ 12,000, पीएनएल में डेबिट 12,000, गुडविल कम हो गया तो हमने राइट ऑफ किया होगा। रूल्स क्या होते हैं गुडविल के? कम हो जाए तो राइट ऑफ किया होगा, मतलब पीएनएल में डेबिट, बढ़ जाए तो पे किया होगा। सेक्शन बी में, सेक्शन बी में आउटफ्लो, ये गुडविल के रूल्स होते हैं। तो गुडविल अकाउंट टैली हो गया हमारा। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स तो सबसे पहले बता दिया। स्टॉक, स्टॉक ओपनिंग था 90,000, क्लोजिंग है 214, मतलब 124 बढ़ गया, बढ़ गया। अगर स्टॉक बढ़ गया तो पैसे कम होंगे,
पैसे कम होंगे मतलब इसको वर्किंग कैपिटल पे लेस पे लिखेंगे, ये मैं बता चुका हूं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी मैं बता चुका हूं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग था 2 लाख, क्लोजिंग है 4 लाख। अगर पहले नहीं बताया तो मैं फिर से बता दूं, ओपनिंग 2 लाख था, क्लोजिंग 4 लाख था, तो 2 लाख रुपए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ गया। ओपनिंग 2 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लोजिंग 4 लाख दिया हुआ है। ओके, तो 2 लाख रुपए प्रोविजन फॉर टैक्स बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि प्रोविजन में पैसे डाले, तो प्रोविजन हो जाएगा 2 लाख रुपए क्रेडिट, प्रोविजन होगा क्रेडिट तो पीएनएल होगा डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड एक्सपेंसेस, ये रहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 लाख। तो प्रोविजन में पैसे डाले तो प्रोविजन होगा क्रेडिट तो पीएनएल होगा डेबिट, ऐड एक्सपेंसेस। अब मैंने सारे वर्किंग नोट्स भी बता दिए, पहले वर्किंग नोट्स को टैली करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स टैली हो गया, स्टॉक अकाउंट टैली हो गया। स्टॉक का टोटल आएगा 190 प्लस 124, तो ये आएगा 114, सॉरी 214। डेबिट का टोटल 214, क्रेडिट का टोटल। गुडविल ओपनिंग 58, क्लोजिंग 46, तो 12,000 राइट ऑफ किया होगा। 12,000 जो राइट ऑफ किया होगा वो पीएनएल में हो जाएगा डेबिट। ओके, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग इसका क्रेडिट साइड पे ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग डेबिट साइड पे 4 लाख, तो जो डिफरेंस आया 2 लाख यहाँ पे होगा क्रेडिट तो पीएनएल में होगा डेबिट। ठीक है, बस इसके बाद ये सारे वर्किंग नोट्स हो गए, ये सारे थियरी वाले पेजेस हैं, यहां से लेकर सारे थियरी वाले पेजेस हैं, ये सब थियरी पेजेस में लिखना। ठीक है, जहां तक मैंने समझाया उतना ही लिखना है, ये सब थियरी वाले पेजेस में। अभी मेरा बैलेंसिंग बाकी है, वो समझा दूं, बस इतना लिखना है। अब वर्किंग नोट्स को पहले टैली करते हैं, वर्किंग नोट्स टैली हो जाए फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट को लाइन वाइज टैली करते हैं। एक बार टैली करके सिखा दूं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेक्शन ए का पहला पार्ट 5 लाख, प्रपोज डिविडेंड नहीं दिया हुआ है तो इसको मैं डैश डैश कर देता हूँ। इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको टैली करते हैं तो ऐड वालों का टोटल करते हैं। सीधी बात है, ऐड में एक ही अमाउंट है दर्ट फॉर्मेट में 1,75,000, तो ये इक्वल टू सम ऑफ डैश 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 एंड 175, तो ऑब्वियसली 175 आएगा। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, तो ऊपर था हमारा 5 लाख, 5 लाख में हम लोग ये 175 ऐड कर देंगे, तो ये 5 लाख ऊपर वाला और थर्ड फॉर्मेट का टोटल 175, टोटल हो गया 675। इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 675। जो एकदम बाहर वाला कॉलम है, थर्ड कॉलम, लास्ट कॉलम, उसमें आपको सिर्फ ए सेक्शन ए बी सी का फाइनल आंसर लिखना है और लास्ट कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना है। अभी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में 3 अमाउंट है, 12,000 और 2 लाख और 1,08,000, तो इनका टोटल होता है 320। इनकम्स में कुछ भी नहीं है तो मैं डैश कर देता हूं इधर। अब यहाँ पे आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, उसमें ये 675 प्लस होगा और 320 प्लस होगा और ये इनकम्स माइनस होगा, तो 675 प्लस 320 होता है 995 माइनस 0। ठीक है, तो 995 आएगा, 675 प्लस 320, ये आएगा 995 माइनस 0 ऑब्वियसली। इस 995 को बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में ऐड में कुछ भी नहीं है, वर्किंग कैपिटल में ऐड में कुछ भी नहीं है, लेस में एक अमाउंट है 124, तो ऑब्वियसली लेस का टोटल 124 आएगा। लेस में एक ही अमाउंट है 124, तो टोटल आएगा 124। ठीक है, अब ये जो था 995, इस 995 में ये 124 माइनस होगा। 995 जो पहले वाला आंसर था 9,95,000, उससे 124 माइनस होगा और ये जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस है 150 वो भी माइनस होगा 1,50,000, तो हमारा स्मॉल ए का आंसर आ जाएगा। मतलब 9,95,000 जो था, जो पहले 9,95,000 था ये वाला, इसमें 124 जो इंक्रीज इन स्टॉक आया 124 वो माइनस करेंगे, तो 995 माइनस 124, फिर ये वाला जो 1,50,000 है वो भी माइनस करेंगे, तो 995 माइनस 124 माइनस 1,50,000, तो हमारा आंसर आएगा 7,21,000। मतलब ये इसको मेरी भाषा में इसको स्मॉल ए बोलते हैं। ये 7,21,000 है, इसको मैं मेरी भाषा में स्मॉल ए बोलता हूँ, मतलब सेक्शन ए का आंसर, जो सेक्शन ए का आंसर होता है उसको मैं स्मॉल ए बोलता हूँ, 7,21,000, मतलब यही थर्ड कॉलम में लिखते हैं।
अब स्मॉल बी में ऐड में कुछ भी नहीं है, कैपिटल बी मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड में कुछ भी नहीं है, लेस में दो अमाउंट है, एक 7,58,000 और एक 55,000, तो टोटल होता है 813। अब ऑब्वियसली ऐड में कुछ भी नहीं है और लेस में 813 है, तो आंसर आएगा -813, आंसर आएगा -8,13,000। माइनस आप लोग ब्रैकेट लगा सकते हो, आप लोग ब्रैकेट लगा सकते हो, -8,13,000, ब्रैकेट इज नेगेटिव। अब इसके बाद स्मॉल सी में मतलब कैपिटल सी का आंसर स्मॉल सी, इसलिए मैं स्मॉल सी बोल रहा हूँ। कैपिटल बी का आंसर स्मॉल बी होता है, कैपिटल सी का आंसर स्मॉल सी होता है, बी का आंसर बी, सी का आंसर सी, ऐसे मेरी भाषा में। तो 140 और 2 लाख, ये हुआ 340, और यहाँ पे है 108, तो 340 और 108, 340 प्लस में है और 108 माइनस में है। अब 340 माइनस 108 मैं चेक करता हूं पहले, तो 340 माइनस 108 ये होता है 2,32,000। आपको याद है क्वेश्चन में 2,32,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और हमारा राइट आ रहा है 2,32,000 ही आ रहा है, मतलब 340 माइनस 108 कर रहे हैं तो 2,32,000 उतना ही आ रहा है जितना क्वेश्चन में स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में दिया हुआ था, मतलब हमारा सेक्शन सी परफेक्ट है, 2,32,000 राइट आ रहा है। अब ए बी सी तीनों का आंसर आ गया। अब मेरे को चाहिए स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी का आंसर, तो ए है 721, बी है -813। मैं लिखना शुरू करता हूं, ए है 721, बी है -813, बी है -813, और सेक्शन सी है 2,32,000 प्लस में, तो सेक्शन सी है 2,32,000 प्लस में। अब इन तीनों को ए बी सी को प्लस करते हैं, मतलब प्लस वाले प्लस करो, माइनस वाले माइनस करो, तो 7,21,000 माइनस 8,13,000, 8,13,000 प्लस 2,32,000, तो ये होता है 1,40,000। ये आ गया आपका नेट इंक्रीज 1,40,000। अब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 120 और 120, ये होता है 240। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 120 और 120 ये 240 होता है। अब क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो 180 और 2 लाख ये होता है 380, और बताइए हमारा आंसर टैली हो रहा है, बिकॉज 140 प्लस 240 शुड बी इक्वल टू 380। पहले नेट इंक्रीज निकाला, पहले हमने नेट इंक्रीज निकाला, तो नेट इंक्रीज आया हमारा 140, मतलब ए बी सी का आंसर ऐड किया, हमने ए बी सी का आंसर ऐड किया, तो हमारा नेट इंक्रीज हमारा आया 1,40,000 ये वाला। उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये 120 और 120 240 आया, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 180 और 2 लाख ये 380 आया। नाउ दिस 140 प्लस दिस 240, इन दोनों को ऐड करके टोटल शुड बी 380, वो सही आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, 3,80,000। तो ये सारा हमारा आंसर परफेक्ट है। मैं एक बार स्क्रॉल कर दूंगा, सारे बच्चे लिखेंगे, अच्छे से लिखना, लेंदी होता है आंसर मुझे भी पता है, बहुत लेंदी होता है, बट लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन 48, ये क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है, यहां तक क्वेश्चन है, ठीक है, यहां से हमारा आंसर, यहां से हमारा आंसर। लिखना अच्छे से बेटा सब लोग, मैं स्क्रॉल कर देता हूं एक बार। ये सेक्शन ए का पार्ट 1, ये सेक्शन ए का पार्ट 2, सेक्शन ए का पार्ट 3, पार्ट 4, ये सेक्शन बी, सेक्शन सी, लास्ट बैलेंसिंग, वर्किंग नोट्स, ये वर्किंग नोट्स आ रहे हैं, ये थियरी वाले पेजेस, ये तब थियरी वाले पेजेस, ठीक है। बाकी ये जो लिखा हुआ है ये सब मैं नेक्स्ट टाइम दूसरे वीडियोस में समझाऊंगा, ये सब क्या लिखा हुआ है, अभी नहीं, ठीक है। चलो इतना लिखना शुरू करो।
देखते रहो बेटा।